दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और चूँकि होली है तो थोड़ा मजाकिया अंदाज भी चलता है, लोग एक दूसरे से चुहल करते हैं, जोगीरा गाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रंग और खुशियाँ और गुजिया, क्या क्या सब चीज़ें इसके साथ साथ चलती हैं। तो आज हम इन सब के साथ साथ चूँकि 2024 का ये जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, उसकी एक हम थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। हालांकि कई तरह से इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपने अपने ढंग से इस पे अपनी बात रख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। और कई तरह से देखा जाए तो उस विश्लेषण पे ध्यान देने की ज़रूरत भी है। ज़रूरत इसलिए भी है कि जो सत्ता के पक्षधर हैं या सत्ता के को के साथ हैं, या सत्ता के साथ अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, तो उन लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, जो इसके खिलाफ हैं अभी, खास करके जो साफ साफ कहें तो एनडीए अलायंस माने भाजपा का जो गठबंधन है और इंडिया अलायंस, इसके बीच की साफ साफ दो धाराएं दिखाई देने लगी हैं। इनके अंदर की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे सीटों को लेकर, तालमेल को लेकर बहुत सारे उसमें अड़चनें आ रही हैं। और कई जगह कुछ कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अपने अपने सरोकार हैं, और उनकी अपनी अपना डर भी है कि हम कमज़ोर हो गए या कुछ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और अपनी दावेदारी भी बढ़ा रही हैं। ये दोनों ओर से हैं, चाहे वो एनडीए अलायंस के पार्टनर हों या इंडिया अलायंस के पार्टनर हों, तो ये दोनों आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन चूँकि आज हम इस जो गणित है सीटों का और उसके बंटवारे का, और उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। और वो एक अलग विषय है जिस पे राज्यवार या क्षेत्रीय स्तर पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य के पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनके क्या क्या एक एक सीट पे क्या क्या आंकड़े हैं, क्या उसके नतीजे, संभावित नतीजे दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, उन सब चीज़ों पे तो हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं मुद्दों की। मुद्दों में जो सबसे ज़्यादा जो मामला फंस गया है वो है अरविंद केजरीवाल को लेके। अरविंद केजरीवाल को लेके शराब घोटाला और उसके तमाम कंसिक्वेंसेस को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पर लगातार दोनों पक्ष की ओर से बातें हो रही हैं। एक और बीजेपी और उसके तमाम जो आईटी सेल के लोग हैं, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के बहाने पूरा इंडिया अलायंस को पे निशाना साध रहे हैं। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सहित तमाम इंडिया अलायंस की ओर से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए जो पूरी फिरौती वसूली गई है और चंदे के नाम पे पूरा धंधा चला है, वो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल से क्या दिक्कत है? यदि जहाँ हजारों हजार करोड़ का मसला है, और जिस तरह से उसके साथ वो सब चीज़ें दिखने लगी हैं कि कैसे जिन जिन कंपनियों ने पैसा दिया उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार हुआ, दो तरह से।
यदि ईडी और इनकम टैक्स और दूसरे जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे उससे वो मुक्त हो गए, मुक्त ही नहीं हुए, इसके साथ साथ बड़े बड़े ठेके भी मिल गए। दूसरी ओर जो था कि चंदा दो धंधा लो टाइप का भी पूरा मामला है, पूरा एक फिरौती और एक पूरा गैंग जैसे चलता है, वसूली गैंग, एक माफिया की तरह पूरा एक तंत्र काम कर रहा था। अब इसमें एक अरविंद केजरीवाल का मामला केवल मुझे लगता है कि ये शराब घोटाला और ये सब चीज़ें नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो जो अंतर्निहित है राजनीतिक जो पूरा एक चक्र है, या कहिए कि एक पूरी मशीन जो चल रही, चर्निंग हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोड़ा भारतीय जनता पार्टी उनको देख रही थी या समझ रही थी और उनको हटाना है। अब इस हटाने के चक्कर में बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्या होगा, अभी उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे इसी एपिसोड में। लेकिन वो किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थी बीजेपी। कारण क्या है? मुझे लगता है कि इसके लिए जो अरविंद केजरीवाल को आमतौर पे जो कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस मुक्त भारत का जो पूरा अभियान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने लिया था, उसमें एक बहुत स्वाभाविक घटक के रूप में अरविंद केजरीवाल आए और सारा का सारा जो कांग्रेस या सेकुलर जो वोट है, कांग्रेस का वोट है, वोट बैंक है, वो सीधे सीधे मतलब ट्रांसफ़र हो गया अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पक्ष में। और ये पूरा का पूरा आप दिखाई देगा यहाँ भी, पंजाब में भी, इवन थोड़ा सा राजस्थान में भी प्रभाव है, हरियाणा में भी प्रभाव है और गुजरात में भी प्रभाव है। आपको याद होगा कि जब राजस्थान और पंजाब 4-5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे थे, उसमें कैसे अचानक जो दूसरे नंबर की पार्टी थी, गुजरात में कही जाती थी, अपार जन समर्थन उमड़ रहा था, तीसरे नंबर पर कांग्रेस को दिखाया जा रहा था, वो सब कुछ रातों रात बदल गया। और पंजाब में भी नेतृत्व परिवर्तन करके चन्नी साहब को ले आना और एक नए तरह का पूरा प्रयोग करना, वो सब चीज़ें तो हो रही थी। अचानक पूरा का पूरा इलेक्शन पलट गया गुजरात का, जहाँ सेकेंड नंबर पे आम आदमी पार्टी हुआ करती थी, वो पहुंच गई तीसरे नंबर पे, कांग्रेस पहुंची दूसरे नंबर पे। और वहीं पंजाब में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ आम आदमी पार्टी ने पूरा का पूरा कांग्रेस को ही साफ कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को ख़त्म करने का जो मुहिम आरएसएस या बीजेपी जो चला रही थी, अब उस मुहिम में से थोड़ा सा डिरेल हो गए थे अरविंद केजरीवाल। अब हुआ ये कि इनके अपने जो वोटिंग जो पूरा एक कहिए कि आधार है, जो जिस आधार पे बीजेपी और कांग्रेस का दावा दोनों का बराबर रहता है, उस आधार के चलते इंडिया अलायंस जब बनना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि एक स्वाभाविक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। हालांकि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी तीखी नोक झोंक भी हुई, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से अपना शिकंजा कसा,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऑर्डिनेंस ले आके पूरा का पूरा उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही एक तरह से निरस्त कर दिया। और इस बीच में एक प्रगाढ़ता जो है कांग्रेस के प्रति बनती चली गई, और कई ऐसे मौके आए हैं जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर प्रदर्शन करते हैं। तो कहीं मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है कि जिस काम के लिए अरविंद केजरीवाल को लगाया गया था, या उनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल जो आमतौर पे एक अवधारणा बनी थी कि बीजेपी की बी टीम है, तो उसका तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पे थोड़ा बहुत तो वो दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस पॉलिटिक्स को अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, जो जिस आधार को विनोवर कर रहे थे, जीत रहे थे, वो कांग्रेस का आधार था। और दोनों ने मिलकर जब इकट्ठा होके और बीजेपी के खिलाफ कर लिए, आपस में सीट शेयरिंग भी हो गई। तो आधार चाहे कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, जब सीट बंटवारा हो गया तो स्वाभाविक रूप से, जैसे दिल्ली की बात है, 7 सीटों में 4 सीट आम आदमी पार्टी, 3 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी हुई है। कांग्रेस का जो भी सीट होगी, कांग्रेस का तो अपना होगा ही उसमें, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी पूरा शेयर बढ़ जाएगा उसमें। जो उसके आधार है, उसके जितने विधायक हैं उस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में बीजेपी या सॉरी कांग्रेस लड़ेगी, उस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या काउंसलर्स हैं या उसके जितने कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो उस क्षेत्र के इंडिया अलायंस के लिए काम करेंगे। वैसे ही जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी, वहाँ कांग्रेस के जो भी जनाधार है, जितना भी है, उसके जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हरियाणा में भी एक पूरा बन गया है। तो ये जो पूरा, जिसको शराब घोटाला और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें, उसमें तो अब ये भी सामने आ गया है कि अरविंदो फार्मा जो उसका मालिक हैं शरद चंद्र रेड्डी, उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए और कैसे उनको बाहर निकाला गया। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से कैसे चूक हो गई। चूक क्या हुई, अब ये था कि जो अहंकार है, जैसे भी कहिए इसको, किसी भी तरह से इस रिश्ते को, या एक जो मजबूत कहिए कि मुद्दे के आधार पे जिस तरह का पूरा एक गठबंधन बन रहा है, उस आधार पे उसको कैसे तोड़ा जाए, तो उसका और केवल एक ही तरीका इनको समझ में आया कि फिजिकली डैमेज किया जाए। लेकिन जैसे जैसे ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे पूरा इंडिया अलायंस और ज़्यादा मजबूती के साथ, जो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ फ्लोटिंग वोट्स हैं, वो जो थोड़ा वो बाद में कई बार अंतिम समय में बदल जाते हैं, अब वो कंसोलिडेट होते चले जा रहे हैं। और ऐसे समय में बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, कैंपेन किस आधार पर किया जाए। अब की बार 400 पार कोई मुद्दा तो है नहीं। 400 पार के लिए किस मुद्दे पे आप 400 पार करवाना चाहते हैं, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि इंडिया अलायंस के लिए, चाहे वो किसानों का मसला हो, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए पूरा पैकेज है, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए पैकेज है, आदिवासियों के लिए पैकेज है, किसानों के लिए पैकेज है, मजदूरों के लिए पैकेज है। ये सब लेके जब इंडिया अलायंस उतर रहा है, कांग्रेस भी उतर रही है, तो पूरे एक मुद्दे के साथ उतर रही है। ये 400 पार किसके न किस लिए, हालांकि उसके बारे में थोड़ी सी लीक हो गई। अनंत कुमार हेगड़े साहब ने कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अब संविधान किस लिए बदलना चाहते हैं, और संविधान बदलने के लिए कौन किसका हित साधन होगा, कैसे क्या होगा, वो सब लोग धीरे धीरे समझना शुरू कर दिए हैं।
इस बीच में सीए का पूरा शगुफा ले आया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से दिमाग हटे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में इनके जो मतलब सांगठनिक जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार क्या, एक कहिए कि क्राइम है। अभी तो पीएम केयर फंड का पूरा मसला भी बाकी है। इसके अलावा किस तरह से किस लेवल पे उगाही हो रही थी या हो रही होगी या अभी भी संभावना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा और साधन संसाधन किसी के पास है तो वो केवल और केवल बीजेपी के पास है। तो और उस बल पे कुछ इवेंट मैनेजमेंट करके, कुछ वोटर्स को खरीद के, कुछ लालच दे के, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। और स्वाभाविक रूप से इनके साथ इलेक्शन कमीशन भी अब इनके अनुरूप है। वो केवल और केवल इनके जो निर्देश हैं उसी को वो फॉलो करेगा। तमाम जगहों पे जो ये इनका कहना है कि हम जो है किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अनियमितता केवल और केवल जो विपक्षी पार्टियां हैं या उसके कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है उनके लिए होगा। बाकी ये कुछ भी करें, इन पर कोई आँच नहीं आएगी। और ये अभी दिखाई देना भी शुरू हो गया है। कोयम्बटूर में जो रैली थी नरेंद्र मोदी की, उसमें बच्चों को शामिल किया गया, उसके बारे में संज्ञान दिया गया, इलेक्शन कमीशन में भेजा गया, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सब दिखाई दे रहा है कि अब पूरे तंत्र के खिलाफ, जो भी इनका तंत्र है, आरएसएस, बीजेपी, तमाम जो संस्थान हैं, जांच एजेंसियां हैं, इलेक्शन कमीशन है, सब इन पैसा है, पावर है, मसल है, सब कुछ होने के बावजूद ये लगातार डरे हुए हैं। और डरना स्वाभाविक है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, इनके जो भी वादे किए गए थे, जो 5 साल तो एक बार हुआ कि चलो देख लिया जाए, 5 साल के बाद उससे और बुरा स्थिति है। आर्थिक स्थिति देखा जाए देश की तो और ज़्यादा खतरनाक है। रुपये का गिरना जारी है और कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जो अग्निवीर योजना है वो बूम रैंक कर गया है। जगह जगह पेपर लीक से लेकर तमाम चीज़ें हैं जो वो सामने आ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद यदि कहीं से इनको लग रहा है कि 400 पार या 370 या क्या क्या कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अब केवल ईवीएम से भी संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम तभी काम कर पाएगी जब मशीनरी के साथ साथ आम जनता का भी सपोर्ट हो। अदरवाइज बहुत बुरी फंसती हुई नज़र आ रही है बीजेपी। और मोदी की गारंटी, और मोदी है तो गारंटी है, वो गारंटी क्या है आज तक किसी को समझ में नहीं आया। और जो कुछ भी इंडिया अलायंस के नेता कुछ बोल रहे हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जाके चिल्ला रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। विकसित भारत बोल रहे हैं तो विकसित भारत का मतलब क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है, किसके लिए है, कौन कौन लोग हैं। ये एक तरह से आम धारणा बन गई है कि ये कुछ कॉरपोरेट्स की पार्टी है जो उनके हितों के लिए काम कर रही है। अब धार्मिक जो मसला है वो भी अभी शायद इतना काम नहीं कर रहा है जो राम को लाए हैं और ये किए हैं, लेकिन राम के नाम पे जो तमाम कुकर्म जो लोगों को दिख रहा है, तो वो भी एक छटपटाहट है। तो मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उससे ये धीरे धीरे जो हंसते चले जा रहे हैं, और जो इनको लगा कि धारा 370 हटा दिया तो कुछ भी कोई क्या उखाड़ लिया हमारा, सीए ले आ दिए तो कोई क्या उखाड़ लिया, हम तो मतलब डंके की चोट पे किए और कर दिए। लेकिन वो एक पार्लियामेंट्री कवायद थी। पार्लियामेंट के अंदर की जो तमाम चीज़ें थी, मैनेजमेंट था, उसके ज़रिए तो आपने कर लिया। लेकिन जब आप जनता के बीच में उतर रहे हैं
और सोच रहे हैं कि जैसे जो मर्जी हम किसी को उठा के बंद कर दें, तो लोग देख रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, इवन जब आप पोल खुलेगा तो पीएमओ जो मूल रूप से एक सर्वशक्तिमान संस्था है, तो उसके जो जब जो कारनामे हैं, जब खुलासा होगा, पेगासस का खुलासा होगा, आपके राफेल का जो खुलासा, मतलब तो सब कुछ खुलासा है, लेकिन चूँकि कोर्ट में मामला चला गया है तो अभी वो अभी बात ही नहीं आ रही है। मतलब सारे नियम कानून संवैधानिक मूल्य उस सबको ताक पे रख के जो आप करते आ रहे हैं और बड़े डंके की चोट पे कर रहे थे, और हिंदू मुस्लिम और ये सब जातीय अहंकार और तमाम चीज़ें दिखा के आप सोच रहे थे कि यहाँ भी वैसे ही कर लेंगे, तो अब आप फंस गए हैं। तो फंस गए हैं तो देखिए कि उसका क्या तोड़ होगा। मुझे तो लगता है कि बीजेपी इतना जल्दी हार मानने वाली में से नहीं है, कोई न कोई ज़रूर कुछ न कुछ तिकड़म करेंगे, लेकिन जो जो कर रहे हैं वो सब इनके खिलाफ जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है, आप हमें इस बारे में जो कुछ भी आपकी राय हो हमें बताइए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सोच समझ के अपना जो भी निर्णय है उस पे मुद्दों के आधार पे आप सोचिए, देखिए, समझिए। देश आपका है, संविधान आपका है, हम सबका है, तो ये बचा रहे, समाज बचा रहे। तो इसी के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके जीवन में, आपके समाज में, हमारे देश में सारे रंग खिल के चटक करके खिलें, और जो सामाजिक सौहार्द है वो बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।